नमस्कार, नज़रिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर। पिछले दिनों ये देखा गया कि महिला सुरक्षा का मसला बड़ा होकर देश के सामने पेश आया। जिस तरह से नौजवानों ने इस मसले पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिस तरह से वो सड़कों पर उतरे, एक बारगी लगा कि महिलाओं के प्रति समाज का नज़रिया बदल रहा है। लेकिन जेंडर इंडिकेटर्स के आंकड़े देखें तो ये धारणा पुष्ट नहीं होती है। आज के एपिसोड में हम महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या समाज इस मुद्दे पर कोई नई करवट ले रहा है। ये तस्वीरें महिलाओं पर होने वाले जुल्म के मुखालफत की हैं। दिल्ली में एक पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ सामूहिक बलात्कार के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। करीब महीने भर चले इस प्रदर्शन के चलते देश के सामने कई सवाल उभरकर सामने आए। पहली मर्तबा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का मामला लोगों के दिमाग में इतनी तेजी से टकराया था। पहली बार 2012 में जब ये निर्भया का गैंग रेप हुआ, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC में प्रधानमंत्री से लेके सारे मुख्यमंत्री, पूरे स्टेट्स के मुख्यमंत्री, सब ने पहली बात ये की कि महिला पे वायलेंस और महिला का सुरक्षा। ये मैंने कभी नहीं सुना, हर एक की कमिटमेंट। इस घटना के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में महिला मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई। कैसे लोगों को फांसी राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई और एक बारगी लगा कि ऐसी हिंसा को समाज के एक बड़े हिस्से ने खारिज कर दिया है। लेकिन जब ये प्रदर्शन चल रहे थे उस दौरान भी ऐसी घटनाएं बदस्तूर जारी रहीं और कुछ महीनों बाद दिल्ली एक बार फिर ऐसे प्रदर्शनों का गवाह बनी। विरोध का तेवर और इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या भले ही नई परिघटना लगे, लेकिन स्त्री अधिकारों से जुड़े लोगों के लिए न तो हिंसा का सवाल नया है और न ही घटना की बर्बरता। जो सिक्योरिटी का मामला है वो तो शुरू से आंदोलन के सामने तो ये शुरू से रहा है, क्योंकि हमारी समझ ये है कि 70 के दशक से हमने देखा उस समय ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में, देहात के इलाकों में, कि जो गरीब महिला मजदूर हैं, खेतिहर या जो आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर इस तरीके का खतरा हमेशा रहता था। तो एक वल्नरेबिलिटी की स्थिति थी। महिलाओं पर होने वाले अपराध के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ये साफ हो जाएगा कि बीते कुछ सालों में इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। साल 2010 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 2,13,585 थी। 2011 में यही संख्या बढ़कर 2,28,650 और 2012 में 2,44,270 हो गई। ठीक इसी तरह बलात्कार के आंकड़ों में भी दिन ब दिन इजाफा हुआ है। 3 साल पहले देश में बलात्कार के कुल 22,172 मामले दर्ज हुए थे। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मुताबिक 2011 में देश में कुल 24,206 बलात्कार हुए और बीते साल यही आंकड़ा 24,923 तक पहुंच गया। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि लो कन्विक्शन रेट ऐसे अपराधों की बढ़ती संख्या का एक बड़ा कारण है, लेकिन ये मानने वाले भी बड़ी तादाद में हैं कि इन्हें कानून व्यवस्था से दुरुस्त नहीं किया जा सकता। मैं सोचती हूँ सरकार को, हमको सबको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए कि जो पुरुषों का माइंडसेट है, समाज में जो माइंडसेट है वो चेंज हो। महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया ऐसे भेदभावों की बड़ी वजह है। भारत का समाज मोटे तौर पर
पुरुष प्रधान है, लिहाजा महिलाओं की आजादी का मसला पुरुषों की इच्छा का मोहताज हो जाता है। सतह पर इज्जत की बात तो स्वीकार की जाती है, लेकिन अधिकारों के मामले में महिलाओं का दायरा अभी भी बहुत सीमित है। वही औरत के जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, वही औरत के जो देवी है, उसी औरत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है अगर वो अपनी ज़रा सी भी विल का इजहार करे। और अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इस बात का पब्लिकली समर्थन करते हैं। ऑनर किलिंग के मामले देश की किसी खास पट्टी से जुड़े हुए मामले नहीं हैं। देश के अलग अलग हिस्से इस तरह की घटनाओं से वाबस्ता रहते हैं। इस तरह की घटनाएं पुरुष प्रधान समाज की संवेदनहीनता और महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक समझने की मानसिकता के पुर्जे खोलकर रख देती हैं। ब्रेक के बाद ऑनर किलिंग के साथ साथ कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नज़रिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर। महिलाओं के साथ भेदभाव काफ़ी कम उम्र में शुरू हो जाता है। भेदभाव उन बच्चियों के साथ भी होता है जिनकी समझ अभी समाज के बारे में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई है, और भेदभाव उन महिलाओं के साथ भी होता है जो इस समाज के बारे में गहरी समझ रखती हैं। जेंडर समानता के मामले में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब है। जेंडर असमानता इंडेक्स वैल्यू के आधार पर दुनिया के 149 देशों में भारत 129वें नंबर पर ठहरता है। ये आंकड़े बयान करते हैं कि भेदभाव का स्तर समाज में काफी गहरे स्तर तक जड़ जमा चुका है। देश का लिंगानुपात ही अकेले इस भेदभाव को उजागर करने के लिए काफी है। पिछले 100 साल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में कमी आई है। 2011 में जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो 20वीं सदी के शुरुआती दिनों से भी ज्यादा खराब हैं। दुनिया में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या काफी सुकूनदेह आंकड़ा पेश करती है, लेकिन भारत में हालत खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रही है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों का लिंगानुपात देखें तो 1991 में प्रति 1000 बच्चों पर 945 बच्चियां थीं। 2001 आते आते ये घटकर 927 हो गई, और नई जनगणना के मुताबिक अब प्रति 1000 बच्चों पर मात्र 914 बच्चियां ही देश में मौजूद हैं। जो बड़ी ख़तरनाक खबर मान लीजिए वो ये है कि आज से 15 साल बाद हमारे देश के 2 करोड़ लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी। ट्रैफिकिंग का, ख़रीद फरोख्त का जो रिवाज बढ़ रहा है वो भी इसीलिए बढ़ रहा है। लड़कियां हैं ही नहीं। हरियाणा में बहुत कम है। इस बार राजस्थान का भी रेशो बहुत डिक्लाइंड आया है। मैं सोचती हूँ इस पे राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों के घटते लिंगानुपात ने एक बार फिर भ्रूण हत्या को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कानूनी प्रावधानों के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। 1994 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून बनाया गया था। इसमें अपराध करने वालों को 3 साल की कैद या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन चौंकाने वाला तथ्य ये है कि देश के शहरी इलाकों में लिंगानुपात और भी बिगड़ी हालत में है। मुंबई में प्रति 1000 पुरुषों पर महज 338 महिलाएं हैं। दिल्ली में यही आंकड़ा 866 और कोलकाता में 899 है। चेन्नई छोड़कर तीनों महानगरों में ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी बेहद कम है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि देश का एक पढ़ा लिखा तबका महिलाओं को लेकर ज्यादा संवेदनहीन है। शहरी चमक दमक और विकास के नए पैमाने महिलाओं को समानता देने के प्रतीक नहीं बन सके हैं। जब मैं वहाँ गांव में जाती हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि लड़कियाँ कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो रेशो डिक्लाइन कर रहा है ये पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा कर रहा है। अब इनसे ये पूछा जाए कि आप लोग को ऐसा क्यों ये मानसिकता बनी कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। फीमेल फिटिसाइड के जितने मामले हैं आप देखिए अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। अब उन पे चूँकि हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स पे बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए वो आज भी चला आ रहा है। भारत के संविधान ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। देश में आज़ादी के समय से ही महिलाओं को वोटिंग सहित वो तमाम अधिकार मिले जो किसी पुरुष को हासिल हैं। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में सामाजिक तौर पर महिलाओं को स्वीकार नहीं किया गया है।
Under the Constitution, women have been guaranteed equal rights as citizens of the country. Laws have been enacted to preserve, protect and promote women's rights. समय समय पर ऐसे कई कानून बनाए गए जिससे महिलाओं की गरिमा को कायम रखा जा सके, लेकिन इसमें अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक कानूनों की देश में कमी नहीं है। मंत्रालय सारे ये जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन हैं उनके लिए काफ़ी चिंतित है और उन्होंने बहुत सारे एक्ट भी मंत्रालय बनाया, जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक प्रोहिबिशन जिसमें ट्रैफिकिंग होते हैं वो भी बंद करने के लिए एक्ट है, सती बंद करने के लिए एक्ट है और ऐसे बहुत सारे एक्ट ये मंत्रालय बनाया। लेकिन अधिनियमों और कानूनों के बावजूद समाज में ये सारी चीजें बरकरार हैं। दहेज के कारण देश में हर साल औसतन 8,000 महिलाओं की हत्या होती है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें पुरुषों के बराबर ही महिलाएं भी भागीदार हैं। मंत्रालय के मुताबिक दहेज के हर साल कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें पढ़े लिखे और धनाढ्य तबके के लोग शामिल रहते हैं। कई चालाक लोग ये दलील भी सामने रखते हैं कि महिलाओं को चूंकि संपत्ति का अधिकार नहीं मिल पाता है, इसलिए दहेज के जरिए वो अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी पाती हैं। दहेज तो कहीं से भी हिस्सा नहीं है, न लड़की को मिलता है न लड़की के हाथ में वो आम तौर पे रहता है। अभी भी आंकड़े ये बताते हैं करीब 7-8 हज़ार महिलाएं हर साल सिर्फ दहेज के लिए मारी जाती हैं। मैं समझती हूँ कोई भी जस्टिफिकेशन दहेज के लिए हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। औरतों को खुद अपने अधिकार मिलने चाहिए, लड़कियों को भी। असल में महिलाओं को मिले अधिकार के साथ पुरुष प्रधान समाज काफी चालाकी बरतता है। कई मामलों में तो अपराध करने वालों की गलतियों की बजाय पीड़ित की कुछ गतिविधियों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं। इज्जत का पूरा आवरण महिलाओं के इर्द गिर्द चढ़ाकर समाज उसे एक खास दायरे से बाहर नहीं निकलने देना चाहता। ऑनर किलिंग के जो मोटे कारण देश के सामने पिछले कुछ वर्षों में उभर कर सामने आए हैं, असल में वो सारे के सारे मामले महिलाओं की आज़ादी से जुड़े हैं। मसलन अरेंज मैरिज से इनकार करना, प्रेमी के लिए घरवालों से तकरार, समलैंगिक संबंध या फिर परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ कपड़े पहनना। देश में इस तरह के गैर कानूनी कोड भी समान नहीं हैं। किसी इलाके में जो कपड़े शालीन माने जाते हैं, उन्हीं कपड़ों को देश के दूसरे हिस्से में अश्लील माना जा सकता है। जहाँ उनका सवाल उठता है तो आप ये नहीं देखते कि भाई उनको प्रोटेक्ट किस तरह करना चाहिए, उनकी सुरक्षा किस तरह करना चाहिए। आप ये देखते, पहले जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि उसने इस तरह का कपड़ा पहना है या इस तरह का उसका कैरेक्टर है या इस तरह उसने बात करी है। चाहे कोई कपड़ा पहने तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई और आके उसके ऊपर हिंसा कर बैठे। खाप पंचायत जैसी संस्थाएं बीच बीच में ऐसे फरमान जारी करती रहती हैं और पढ़े लिखे लोगों का भी एक तबका ऐसा है जो इन फैसलों के पक्ष में खड़ा नजर आता है। समाज में महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबरी का हक पाना एक बेहद बड़ी चुनौती है। बहुत कम समय में इस हक को हासिल करना शायद संभव ही नहीं है, लेकिन वो कौन से ऐसे कदम हो सकते हैं जिनकी डोर थामकर महिलाएं पुरुषों की बराबरी का हक पा सकती हैं? इस पर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। एक बेहद छोटा सा ब्रेक। नजरिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की स्थिति पर। देश में महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है और जब तक तमाम राजनीतिक दल एकजुट होकर इस दिशा में काम नहीं करते हैं, इस हालत को बदला नहीं जा सकता है। श्रम के क्षेत्र में नजर दौड़ाएं तो महिलाओं की भागीदारी पेड सेक्टर में बेहद सीमित है। जो महिलाएं वास्तव में उत्पादक गतिविधियों में शामिल हैं, उनमें बड़ी तादाद खेत मजदूरों की है। NSSO के मुताबिक कुल महिला कामगारों का 2/3 से ज्यादा हिस्सा खेती किसानी में जुटा है। गैर कृषि क्षेत्र में महज 17% महिलाएं दखल रखती हैं।
लिहाजा आर्थिक ज़रूरतों के लिए महिलाएं ज़्यादातर पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। दूसरी तरफ एक ही तरह का काम करने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिलता है। समान वेतन का मामला महिला आंदोलन में शुरू से ही बड़ा सवाल रहा है। अब आप जाइए ईंट भट्टा में दिन रात मेहनत औरत करती है, लेकिन उसका कहीं नाम किसी मस्टर रोल में नहीं आएगा। 8-8 महीने वो अपने घर बार छोड़ करके पलायन करके दूसरी जगह भट्टे पर रह करके रोज़ाना हज़ारों ईंट ढोती है, लेकिन शी इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वर्कर। वो हमारे आंकड़ों में भी वर्कर नहीं है, उसको सेंसस में एनएसएसओ में आप उठा के देख लीजिए, वहाँ भी नहीं, और उसके लिए उसको कोई मेहनताना नहीं मिलता है अलग से। शी इज़ सीन एज पार्ट ऑफ अ फैमिली वर्कफोर्स। इसके अलावा घरेलू काम करने में जो मेहनत होती है उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं निकाला जाता है, लेकिन सामाजिक बनावट इस तरह की है कि महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाते। लिहाजा देश में कुल 4,284 आईएएस अधिकारियों में महिलाओं की संख्या महज 331 यानी 7.70% है। संसद में महिलाओं की भागीदारी महज 10.7% है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यही आंकड़ा 10% है। ठीक इसी तरह पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 3.98% है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य बनाया गया है, ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर गंभीरता से काबू पाया जा सके। लेकिन सिर्फ आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं को सामाजिक समानता मिल जाएगी। आज मुझे नौकरी मिल गई, मेरे हाथ में एक महीने के आखिर में कुछ पैसे आ रहे हैं, उससे मैं स्वावलंबी हो गई और मैं फ्री हो गई। मैं अपने ज़िंदगी के बारे में निर्णय लेने की हालत में हूँ। वो दोनों इतने मैकेनिकली नहीं चलता है मामला, क्योंकि सामाजिक रिश्ते होते हैं, एक सामाजिक परिवेश होता है, और उसके साथ जुड़ी हुई अपनी एक सोच भी होती है। तो उस सोच को लड़की के लिए भी बदलने में वक्त लगता है। राजनीतिक गलियारों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद सीमित है। पंचायती स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई हैं। कई राज्यों ने तो पहल लेते हुए अपने यहाँ आधी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, और ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं के आत्मविश्वास पर इसका सीधा असर पड़ा है। पंचायत से बढ़कर विधानसभा और संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। संसद में इसके लिए विधेयक भी लाया गया, जो अभी तक पास नहीं हो पाया है। जब ये मामला आगे बढ़ता है, कोई ना कोई इसको आगे बढ़ के इसको पीछे घसीट देता है, और बहुत से अच्छे आर्गुमेंट्स होते हैं कि अच्छा तो हम पार्टी में रिजर्वेशन दे देंगे, अच्छा तो हम सीटों में दे देंगे। और सीटें कौन सी देंगे? वो सीटें कि जो शोर हारने वाली सीटें होंगी। जीतने वाली सीटों में औरतों को लड़ाया ही नहीं जाएगा, ताकि कहने को हम ये कह सकें कि इतने प्रोपोर्शन सीटें हमने औरतों को दी हैं, मगर जाहिर है वहाँ मर्द लड़ता ही औरत, वो तो सीट हारने वाली है ही। महिलाओं की बेहतरी के लिए हालांकि बीते वर्षों में कई कदम उठाए गए। 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद सरकार ने JS वर्मा समिति बनाई और उनकी कई सिफारिशों को मान लिया गया। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम पास किया गया, जिसमें महिलाओं की आवाज को ठोस कानूनी अधिकार से लैस किया गया। फिर भी ऐसे अधिकारों और कानूनों का ठीक इस्तेमाल नहीं हो पाया है। तो जानकारी बहुत कम है। दूसरा, एक्सेस कहाँ है औरतों को लीगल सिस्टम का, तो एक्सेस एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि नॉलेज, तो दोनों चीज़ें हमें इम्प्रूव करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का जो है प्रिवेंशन ऑफ, एक लेजिस्लेशन को देख लीजिए, उस कितना कामयाब रहा है? बिल्कुल कामयाब नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए मशीनरी ही नहीं तैयार की गई। कौन प्रिवेंट कराएगा, कौन सज़ा दिलवाएगा? अब जब वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इतना बड़ा मुद्दा निकल के आया है, अब हर स्टेट ने अपने बजट में पैसा अलग रखा है कि जिसमें ये एक्ट जो है ये ज़मीन पे उतर के आ सके। लेकिन कई लोगों का मानना है कि महिलाओं को अगर ऐसे कानूनी अधिकार दिए जाते हैं तो उनका गलत इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाएगी।
महिला कोई कदम उठाती है, कानूनी कदम, तो ये कहा जाता है कि वो मिसयूज़ कर रही है कानून को, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि दहेज को रोका जाए, दहेज प्रथा को रोका जाए। लोग नहीं चाहते कि उनके खिलाफ या उनकी फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ कोई घरेलू हिंसा के लिए कोई कदम उठाया जाए। आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो रोड़े आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए दफ्तर में यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम भी लाया गया। इस कानून के तहत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्थान को लेनी पड़ेगी। हालांकि कई जगहों पर इसके प्रतिगामी नतीजे भी सामने आए हैं। गुड़गांव से हमारे पास कई जगह से खबरें हैं कि प्राइवेट कंपनीज ने लड़कियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं या सरकार के जो डायरेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि जिस प्राइवेट कंपनी में औरत काम करेगी उसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। तो उन्होंने औरतों को, लड़कियों को नौकरियों से निकाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। असल में महिलाओं को लेकर कई तरह की धारणाएं समाज में मौजूद हैं जिन पर नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। कई लोगों का ये मानना है कि महिलाएं शारीरिक तौर पर कमजोर होती हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत से पुरुष बहुत सी महिलाओं से भी कमज़ोर होते हैं। जो श्रम करने वाली औरतें होती हैं, मैं समझती हूँ वो हमारे मध्यम वर्गीय पुरुषों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सक्षम होती हैं। तो जो शारीरिक कमज़ोरी है वो एक अलग हमारा शरीर हमारे जीवन स्तर से उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं, बनती हैं। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इसका कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, आज के मतलब आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी धकेलते नहीं हैं। आप प्लेन चलाते हैं तो आप प्लेन को अपने कंधों पे उठा के नहीं चलते हैं। असल में महिलाओं को लेकर कई तरह की प्रचलित धारणाएं हैं जो उनको बराबरी के स्तर पर आने से रोकती हैं। Much too often we fail to treat women as equal citizens. Much too often we disregard their basic human rights and the rights guaranteed to them by the Constitution of India. Much too often attitudes towards women at home and in the family are not reflective of gender parity. It is evident that we still have a long way to go in ensuring full gender parity in all walks of life in our society. जो योजनाएं अलग अलग आयु वर्ग की महिलाओं के लिए चल रही हैं, उनकी निगरानी का सुनियोजित ढांचा नहीं बन पाया है। ये बात सरकार और योजना आयोग दोनों स्वीकारते हैं। आयोग का मानना है कि फंडिंग की कमी के कारण कई तरह की मुश्किलें सामने आती हैं। जेंडर बजट के तौर तरीकों से भी योजना आयोग आश्वस्त नहीं है। जो आप जेंडर बजटिंग कह रहे हैं उसको अगर आप एक तरह से ईमानदारी से अगर आप उसको करें और उसमें जो बजट में जो फजिंग होती है वो ना करें, तो उसमें महिलाओं के लिए बहुत राशि अवेलेबल हो सकती है। पर फजिंग भी बहुत होती है। कई चीज़ों को जेंडर बजट दिखा दिया जाता है जो नहीं होता जेंडर बजट। अब हम तो इतनी बारीकी से देख सकते हैं, मगर आम औरत या आम आदमी के लिए ये मुश्किल है। मंत्रालय का मानना है कि ऐसी योजनाओं के साथ फंड की हमेशा कमी रहती है, लेकिन जन दबाव के कारण इसकी राशि बढ़ाई जा सकती है। हमेशा से ही समाज कल्याण मूलक काम जो करता, जैसे सोशल वेलफेयर, चिल्ड्रेन एंड वीमेन, ये लोग इनको थोड़ा कमी फंड मिलता। लेकिन इस बार बहुत सारे जनमत इकट्ठे हो गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे फंड इस बार वीमेन के ऊपर दिया। मिनिस्ट्री से थ्रू नहीं दिया, लेकिन निर्भया फंड 1000 करोड़ का किया। हालांकि समय के साथ महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन महिला आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है कि महिला सशक्तिकरण को ज्यादातर सक्सेस स्टोरी की शक्ल में परोसा जाता है, यानी एक महिला की सफलता को समूची स्त्री समुदाय की सफलता का प्रतीक मान लिया जाता है। लिहाजा महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का जोर इस बात पर है कि ऐसे उदाहरण महज सक्सेस स्टोरी बनकर न रहें, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से के सच के रूप में वो तब्दील हो जाए।
महिलाओं को बराबरी का हक एक बेहतर समाज की गारंटी देगा। दुनिया के कई देशों में महिलाओं के साथ भेदभाव का स्तर काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन भारत में ये सफ़र अभी काफ़ी लंबा है। एक बेहतर कल की उम्मीद में आज आपको यहीं छोड़े जाते हैं। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।